हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बिताया गया हर क्षण आप सभी के भविष्य को नई प्रेरणा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो आइए सकारात्मक सोच, नए उत्साह और बड़े सपनों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं श्री हर्षवर्धन जी IPS। आप 2016 बैच के IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में आप अजमेर जिले के पुलिस अधीक्षक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आज के सेमिनार में आप मुख्य वक्ता के रूप में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं सुनील सर से आग्रह करना चाहूंगी कि वे हर्षवर्धन जी का स्वागत करें। अब मैं प्रिया मैम से आग्रह करूंगी कि वे हर्षवर्धन जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री धर्मेंद्र जी, आप 2021 बैच के RS अधिकारी हैं। आप पूर्व में रसाड़िया सनूंगल में SDM रहे एवं वर्तमान में AD अजमेर में भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आप APC के पूर्व विद्यार्थी भी हैं। आप आज RAS के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं उत्तम सर से आग्रह करना चाहूंगी कि वे धर्मेंद्र जी का स्वागत करें। अब मैं अंकिता मैम से आग्रह करूंगी कि वे धर्मेंद्र जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं सादर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर्षवर्धन अग्रवाला। मैं 2016 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। 1992 बॉर्न हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वेस्ट बंगाल में हुई है और कॉलेज एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही जब दिल्ली में था तो दिल्ली में ही ये एहसास हुआ कि आम नौकरी नहीं करके और कुछ ऐसा करना है जिससे कि जनता की सेवा और अपनी पहचान दोनों एक साथ कायम कर सकूं। इसी में UPSC एक ऐसा सब्जेक्ट बन के उभर के आया टॉपिक कि UPSC किया जाए। कठिन बहुत था लेकिन उसके साथ इरादा भी मजबूत था। अब ये कई जगह से आ रहे थे कि UPSC इतना टफ है, सिलेबस इसका डिफाइंड नहीं है, किताबों की कोई सीमा नहीं है और कितने घंटे पढ़ना है इसका भी कोई हिसाब नहीं। पर फिर भी हिम्मत जुटाई। हम 3 दोस्त एक ही कॉलेज के, अलग अलग कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, अलग अलग जगह रहे, अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई और तीनों आज के दिन UPSC सफल होकर के अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से गायत्री राठौर जयपुर की निवासी है, वो आज के दिन IAS ऑफिसर है हिमाचल कैडर में। एक रचित रावत इंडियन फॉरेन सर्विस और वो आज के दिन बेल्जियम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एम्बेसी में। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको बताने के 2 कारण हैं। पहली बात कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि वही सफल होगी। आपकी स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से आप तय करते हैं और वही आपको सफल बनाती है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग अलग अलग स्टूडेंट से, साथी स्टूडेंट हो या हमारे टीचर ने जो गाइड किया है या आपके क्लास में जैसे मैं आया हूँ तो मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, आपके अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपको सूट करती हैं, आपके शेड्यूल को, आपके रहन सहन को, आपके पढ़ने के तरीके को सूट करती है, आप उस चीज़ को सेलेक्ट करें। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी को आप अपनाएं,
कोशिश करें कि सेम स्ट्रेटजी शुरू से अंत तक आप उसको पकड़ के रखें। जैसे मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे पढ़ने में 2 घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे। कभी ऐसा भी होता था कि इतने इवेंट्स और इतने गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती थी कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे 3-3 घंटे लगते थे। पहले मैंने कॉलेज से पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कभी मैं घर पे रहते हुए ना हिंदी ना इंग्लिश, खाली खेलता रहता था, तो मुझे खूब डांट भी पड़ते थे। तो आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है आप उसको पूरा करें। लक्ष्य हमेशा 21 रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्य अगर आप 19 या 20 अचीव कर सकते हैं तो आप 21 तक ही रखें। इतना बड़ा भी लक्ष्य ना रखें कि आपको मानसिक तनाव हो जाए। जैसे हम लोग का लक्ष्य था कि यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, क्या रैंक आएगा ये नहीं। कुछ लोग अपने टेबल के सामने ऑल इंडिया 1 रैंक लगा लेते हैं तो अपने आप प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप एक स्ट्रैटेजी अपनाएं, लक्ष्य को थोड़ा सा ज़्यादा रखें और एक स्ट्रैटेजी को ही फॉलो अप करते रहें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पास्ट पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो रीसेंट पास्ट पेपर है लाइक पिछले 5 साल के खूब होते हैं। दूसरी बात है कि रिवीजन, आप किताबें भले ही लिमिटेड पढ़ें, हो सकता है कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, टीचर ने, आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा, तो किताबें हो सकता है कि आपने डिफाइन किया कि टोटल 50 किताबें मुझे पढ़नी है। अगर आप नहीं भी पढ़ पाए और आपने केवल 30 किताबें पढ़ी, उन 30 किताबों का रिवीजन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आप 50 भी पूरे पढ़ लेंगे तो उसका कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अगर आपके 30 किताबें पढ़ी हुई भी अगर आप उसको रिप्रोड्यूस एग्जाम में नहीं कर पाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आप 30 पढ़े चाहे 50 पढ़े। इसलिए रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये अब आप जिस भी परीक्षा को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप आरएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम के लिए, आप उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान लें। आप पहले से समझ लें कि वो एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद वो नौकरी आपसे क्या उम्मीद रखती है। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी तैयारी का जो सिलेबस है, उसको अचीव करने का जो तरीका है, वो कई हद तक आपकी नौकरी से मिलता जुलता है। उदाहरण के तौर पे यूपीएससी की जो तैयारी है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप बहुत देर तक अकेले रहेंगे, बहुत देर तक जग के पढ़ाई करेंगे, आपको सोने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सब कुछ आज के दिन मेरे नौकरी में भी है। मुझे ज़्यादातर वक्त अकेले बिताना पड़ता है, सारे डिसीजंस मेरे खुद के होते हैं, मेरे को खाने सोने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कल रात में 3 बजे ऑफिस से आया हूँ सुबह और आज मुझे यहाँ पर शेड्यूल टाइम पे आना है। तो आपकी जो तैयारी है वो लगभग आप मान के चलिए कि वो तैयारी ही वैसी ही आपकी नौकरी भी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है और मुझे कोई पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है तो ये संभव नहीं है। तो आप डॉक्टर की पढ़ाई, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट है और जीवन भर एक डॉक्टर को पढ़ना रहता है। तो इसीलिए जब डॉक्टर की पढ़ाई भी 4 साल 5 साल का सिलेबस होता है उसका, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्यूचर में भी डॉक्टर बनेंगे तो उनका जीवन ऐसा ही रहेगा, लगातार अपडेट होता रहता है। सुबह मेडिकल कॉलेज जाना, शाम को हॉस्पिटल में सर्जरी करना, रात में आ करके नए जो तकनीक आए हैं उसकी पढ़ाई करना। तो आपका जो संघर्ष है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा परीक्षा पास करने से, ये संघर्ष आजीवन चलेगा। पर यह है कि आपकी ये तैयारी, आप खुद एग्ज़ाम में सफल होते हैं, ये आपको आगे के संघर्ष के लिए तैयार कर देता है। सो यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। कई बार बहुत सारे जहाँ पर मैं ऐसे बात करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ गया हूँ, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कितनी देर पढ़ाई करें, कितनी घंटे पढ़ाई करें। तो इसका डेफिनेशन तो नहीं है, रेदर देन कितने घंटे पढ़ाई करें,
आप अगर क्या क्या टॉपिक्स एक दिन में करें वो आप डिफाइन कर लें तो बेहतर होगा। अगर वो टॉपिक्स आपने 6 घंटे में कर लिए तो आपकी बाकी दिन की छुट्टी है, और वही टॉपिक्स के अगर 16 घंटे लग गए तो उस दिन ज़्यादा मेहनत करनी है। तो टॉपिक्स डिफाइन करने से उसमें एक फ़ायदा ये है कि आप धीरे धीरे करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाते हैं। तो आपने शुरुआत जब की तैयारी की तो एक टॉपिक कवर करने में आपको 14 घंटे लगे। एक टॉपिक मतलब जो भी उस दिन का आपने डिफाइन किया कि ज्योग्राफी का एक चैप्टर, हिस्ट्री का एक चैप्टर, कोई आपका एनालिटिक्स का एक चैप्टर है, तो आपको करने में उस दिन 14 घंटे लगे। तो आपने देखा कि मेरे पास बचत में सिर्फ 10 घंटे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे कि मैंने जो टॉपिक्स किया है उसको मैं 12 घंटे में करूँ, क्योंकि 2 घंटे मुझे कोई अन्य काम है, कोई बाजार जाना है या कोई फंक्शन है, दिवाली है, होली है, जो भी है। तो आप उस चीज़ को टॉपिक वाइज डिफाइन करें, कितने भी घंटे आपको पढ़ाई में लगे, और सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा अगर आपने टॉपिक वाइज किया है। तो आपको अंत में सोते वक्त ये लगेगा कि यार ये मैंने पूरा कर लिया। और आप अगर घंटे में करेंगे तो अगर आप 16 घंटे भी पढ़ लेंगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। आप लोग के मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे ख्याल से हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, और भी बहुत सारे मैथ्स भी आते होंगे। तो आप कुछ स्टूडेंट्स तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उससे अगर आप बहुत दिन तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 10 दिन तक पढ़ रहे हैं, तो आप पहले जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है उसको आप शायद मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो आप एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े रादर देन एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स। तो उससे आप सारे में टच में रहेंगे। फिर कई बार ये भी होता है कि आज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि 1919 का कोई ब्रिटिश एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा कि 1909 में क्या था, तो आप रिवाइज करने लगोगे। तो ऐसे ही करके अगर आप सॉल्ट मूवमेंट पढ़ रहे हैं गांधी जी का, तो आप सॉल्ट मूवमेंट से ये याद करेंगे कि अच्छा ठीक है, इस समय ऐसा हुआ, गांधी जी जेल गए थे, तो पिछली बार कब गए थे, तो आप रिवाइज करने का प्रयास करोगे। तो ऑटोमेटिकली आप कुछ कुछ चीज़ें याद करने लगोगे। तो इसलिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक दिन में कवर करने की कोशिश करें। मल्टीपल से मेरा ये नहीं है कि आप 6-7 सब्जेक्ट करें, इवन अगर 2 सब्जेक्ट है और हो सके तो 3 सब्जेक्ट, तो ये भी बहुत है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। छुट्टियां कम से कम लें, बिकॉज ये आपका स्ट्रगल पीरियड है। इसी में आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि नौकरी में तो फिर भी एक डिफाइंड नंबर ऑफ छुट्टियां आपके पास है, इसमें आपको खुद डिफाइन करनी है। आपको ये सोचना है कि आपको पहले से पता है आपके घर में शादी है, दिवाली है, होली है, तो आप इन टोटल आप डिफाइन करिए कि मैं साल में 10 छुट्टी लूँगा, 15 लूँगा या 20 लूँगा, जो भी आपने डिसाइड किया, फिर उस पर स्टिक टू रहे। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कोशिश करें कि ज़ीरो यूज़ करें, क्योंकि आजकल टॉपिक्स बहुत है इंटरनेट पे, बट इंटरनेट के टॉपिक्स मेरा मानना है कि कई बार इनसफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कंपेयर टू बुक्स। तो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जानना है कि मेड़ता सिटी की हिस्ट्री क्या है, वो कौन सा यूनिक ट्रेन है, यूनिक गॉज है जो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चलता है, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं इंटरनेट पे खोज लूँ क्योंकि ईजी वे है। बट रैदर आप उस बुक के टॉपिक पे जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट मिलेगा, ये भी पता चल जाएगा कि किसने किया था, क्या इंजीनियरिंग एक्सीलेंस था, और बुक में उतना ही होता है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो हमें वो टाइम लिमिट भी बचाना है। विकिपीडिया पे, गूगल पे आपके एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि विकिपीडिया को नहीं पता कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, हो सकता है कि किसी को एक्चुअल में ये इंजीनियरिंग कहीं यूज़ करनी है इसलिए पढ़ रहा है, तो वो सबके हिसाब से उसमें इंफॉर्मेशन डाल के रखता है। तो आप बुक से पढ़ें, बुक से सर्च करें, और बुक में ही जो इंफॉर्मेशन है उसी को काम में लें। फ्यूचर में जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के स्टेजेस में प्रोसीड करेंगे, जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो लास्ट के स्टेजेस में जब आपने पहले
बुक्स को ठीक से कवर कर लिया था, लास्ट के स्टेजेस में ही आप इंटरनेट के यूसेज पे जाएं। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और मेरे फादर ने मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने लगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए मुझे वापस वेस्ट बंगाल बुला लिया, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, घर है। फिर मैंने फादर को कहा कि नहीं, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी, मुझे यूपीएससी करना है। मैं दिल्ली में ही इस चीज़ को सोच के आया था और अब मुझे लगता है कि मुझे जाना है। मेरे दो और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। तो मेरे फादर ने एक ही चीज़ कही कि इसी शर्त पे जाने देंगे कि एक तो खर्चा डिफाइन किया कि आपको महीने के इतने ही मिलेंगे और आपको इंश्योर करना है, सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, बट आपको इंश्योर करना है कि आप अपना समय पढ़ाई में ही देंगे। इस चीज़ को मुझे डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त थे, अगर वो लोग संपर्क करें तो फिर मना कैसे करें। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैं स्वयं एक्चुअल में मैं एक भी जोड़ी अच्छे कपड़े लेकर के नहीं गया कि अगर कोई फ़ोन आएगा तो भी इसलिए नहीं जा पाऊंगा कि मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन मैंने पूरे टाइम बंद रखा, कोचिंग सेंटर में मेरे वैसे भी अलाउड नहीं था, कोचिंग में बंद रहते थे फ़ोन। इसके अलावा घर पे भी हम यही प्रयास करते थे कि मोबाइल फ़ोन में कोई बातचीत नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं। ऑल इंडिया रेडियो 9 से 9:15 आता था, उसी समय फ़ोन ऑन होता था। ऑल इंडिया रेडियो सुनते हुए टिफ़िन से खाना खाते थे और 9:15 से 9:30 घर पे बात करते थे। फिर 9:30 से 11 बजे तक अपने फ्रेंड के साथ उस दिन के न्यूज़पेपर के सारे टॉपिक्स पे 1.5 घंटे तक फ़ोन पे बात करके चर्चा करते थे। फ़ोन का बस इतना ही यूज़ था। तो इंटरनेट बिल्कुल ज़ीरो, कोई इंटरनेट का यूसेज नहीं। इंटरनेट का यूज़ सिर्फ इंटरव्यू के टाइम मैंने किया था, जब भी जो भी न्यूज़पेपर पे टॉपिक्स आते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़, उसको अपडेट करने के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं ताकि मेरा आंसर इंटरव्यू में यूनिक हो सके। क्योंकि ये न्यूज़पेपर तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट भी सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, बट बाकी बच्चे अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाएंगे और मैं अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाऊंगा। तो इंटरव्यू में एक बेहतर यूनिक जवाब देने के लिए ही इंटरनेट यूज़ किया गया है। आप जब भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, आप राइटिंग स्किल्स पे भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि सारा समय पढ़ना ही है या सारा समय लिखना है, बट एटलीस्ट टू कंप्लीट द पेपर इन अ डिफाइंड टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। और बिल्कुल ईमानदारी से आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठाएं, अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे में कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं आप खुद ही देखें। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप कोई भी 2 फ्रेंड्स बना लें, बडी पेयर बना लें, सेम पेपर एक साथ सेम समय पे दोनों शुरू करें, बिना बीच में उठे। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में सिर्फ टॉयलेट के लिए उठते हैं, वैसे ही आप सिर्फ टॉयलेट के लिए उठें, वो भी टाइम फिक्स। अपने पेरेंट्स को पहले से बोल के रखिए कि डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि ये पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना भी आपने लिखा आप उससे सेकंड पर्सन से शेयर करें। हो सकता है कि वो करेक्ट करने में इतना एफिशिएंट नहीं होगा, परंतु जितना भी नंबर आए आपको एक कोई ना कोई सेकंड पर्सन एनालाइज कर रहा है। तो आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज एग्ज़ाम में कई बार बहुत अच्छे पढ़े हुए बच्चे घबरा जाते हैं, तो उनका पेपर जब कंप्लीट नहीं होता है तो उनको लास्ट में घबराहट हो जाती है और फिर लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स के, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए राइटिंग स्किल्स पे, और आप उस तरीके से लिखे, आप अज्यूम करते हुए कि आप अगर टीचर हैं जो चेक कर रहे हैं तो आपको कैसा पसंद आएगा। तो बुलेट पॉइंट्स में हो, कोई चीज़ अगर हाईलाइट करनी है हाईलाइट की जाए, पेन से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अंडरलाइन करके। अगर कोई चीज़ का ड्राइंग बन सकता है छोटा सा जल्दी, तो आप उसको जल्दी बनाएं। और सामने वाले को, हर टीचर को ये पसंद है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं जिसको ये पसंद नहीं है। तो आप सारे आंसर सेम पैटर्न में लिखेंगे तो भी वो टीचर मजबूर हो जाएगा। अगर उसके पास नंबर्स डिफाइंड है
तो वो 3 पार्ट्स में आपको नंबर देगा। इंट्रोडक्शन के 1-2 नंबर, कंक्लूजन के 1-2 नंबर और मेन बॉडी के नंबर। तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर ज़्यादा आएंगे ऑटोमेटिकली। तो जो भी टॉपिक है कि नेहरू जी ने फला फला किया, उसमें क्या महत्व था, तो आप सिर्फ नेहरू जी के बारे में 1 लाइन लिख दीजिए एज ए इंट्रोडक्शन, आपको 1 मार्क्स मिल ही जाएंगे। वो उससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है फिर भी, बट इट शुड बी वेरी शॉर्ट। आपको ये इसलिए भी ध्यान रखना है कि क्यों बुलेट पॉइंट्स में हो, क्योंकि सामने वाला जो टीचर है जो चेक करेगा आपका पेपर, वो टीचर भी अपने एक्स्ट्रा टाइम पे चेक करता है, अपने नॉर्मल स्कूल और कॉलेज के टाइम पे नहीं करता है। तो वो शाम को बैठा है चेक करने। अब उस दिन हो सकता है टीचर परेशान हो, उस दिन हो सकता है उसका मूड अच्छा हो, उस दिन हो सकता है उसके घर पे झगड़ा हो गया हो, उस दिन हो सकता है उस थका हुआ उसे नींद आ रही हो। तो आपका पेपर अगर उसके लिए सहूलियत है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप ऑटोमेटिकली वो कंपेयर ऐसे करेगा कि यार उस बच्चे ने तो बिल्कुल ख़राब लिखा और मुझे बहुत पढ़ने में मेहनत करनी पड़ी और आपके पेपर में नहीं करनी पड़ी, तो आपका एज वैसे ही पहले से। तो आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखें और एकदम क्लियर लिखें। आपको जो टीचर को पढ़वाना है आप उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़वाएं। वो टीचर डिटेल में आपके सिर्फ पहले 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ेगा। पूरा दुनिया का कोई भी टीचर पूरे आंसर्स नहीं पढ़ता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो बात अलग है कि अगर दिन में उसे सिर्फ 5 पेपर करेक्ट करने हो तो अलग बात है। वो आपके पहले 2 या 3 आंसर्स पढ़ेगा और उसी से तय कर लेगा कि आपके बाकी आंसर्स में उसको कितना नंबर देना है। तो अगर आपके फर्स्ट 1, 2, 3 जो आंसर्स है अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो आप रेस्ट एश्योर्ड कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कोई टीचर उसको कम नहीं कर सकता। और जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, जो भी स्ट्रैटेजी आप अपनाएं उसको शुरू से अंत तक अपनाएं और अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखें। सक्सेस सिर्फ परीक्षा पास करने में नहीं है, सक्सेस इसकी वो परीक्षा की तैयारी आपको क्या बनाती है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक IAS ऑफिसर या RS ऑफिसर बने, परंतु क्या उस तैयारी ने आपको उस लेवल तक पहुँचा दिया कि आप एक IAS और RS ऑफिसर के साथ बात कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। आज मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर दिल्ली में इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, सब IAS ऑफिसर थोड़ी बन पाते हैं, परंतु वो तैयारी ही उनको इतना डेवलप कर देती है कि आपके स्वयं के दोस्त, आपके स्वयं का परिवार, आपके स्वयं का गांव, टाउन, सिटी आपको एक अलग नज़रिए से दिखता है। और मैं आपको बताऊं, ओनली बीइंग एन ऑफिसर इज नॉट सक्सेस। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वो फील्ड में आपको एक्सेल करनी है। ये बात हमें शुरुआत में नहीं लगती, हम इनिशियल डेज में क्योंकि हम एक टारगेट फिक्स करके रखते हैं कि हमें ये बनना है, परंतु एंड यही है, लाइफ का एंड यही है कि वॉट एवर यू डू इट विद एक्सेलेंस। थैंक यू सो मच। ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो की, और क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से मैंने 2 बार UPSC दिया, दोनों बार पास किया, दोनों बार मैं मेरिट लिस्ट पे आया और दोनों बार ही मैं IPS बना। तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि, और ये जो स्ट्रैटेजी थी, मैं उन कैंडिडेट्स में से हूँ जिसने बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़े थे। मैंने एक टॉपिक के लिए एक ही बुक पढ़ा, क्योंकि मेरा फोकस रिवीजन पे था, कंसिस्टेंसी पे था और खुद की स्ट्रैटेजी पे भरोसे पे था। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा साझा की गई बातें विद्यार्थियों के लक्ष्य और आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करेंगी। अब मैं अरविंद सर से आग्रह करना चाहूँगी कि वे पधारे एवं हर्षवर्धन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सही मार्गदर्शन और अनुभवी व्यक्तियों के शब्द एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं।
आज हमारे बीच ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनका अनुभव और संघर्ष निश्चित रूप से यहाँ बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरित करेगा। अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगी श्री धर्मेंद्र जी को कि वे मंच पर पधारें और अपने अनुभव, संघर्ष एवं सफलता की यात्रा से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं 2021 की जो वैकेंसी थी उससे 2024 जो कंप्लीट हुई उसमें फाइनली आरएस ऑफिसर बना। मैंने अपनी सारी तैयारी एटीसी में रहकर अरविंद सर के निर्देशन में की है। वर्तमान में मैं एडी में भूमि आपके अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर ने जो बताया एसपी साहब ने उससे आगे मैं आपको बहुत ही कंसाइजली बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। कुछ एक बिंदु है जिन पर आप काम करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या फिर आरएस के लिए तैयारी करें, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री, मेंस और इवन इंटरव्यू का जो कि कस्टमाइज होता है, मैं आगे बताता हूँ। तो प्री के अंदर जो सिलेबस है उसको आप टुकड़ों में बांटिए, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और भी बाकी आप उनको जितने ज़्यादा टुकड़ों में बांटेंगे उतनी ही आपकी सिलेबस को लेकर समझ बढ़ेगी और साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है अभ्यर्थियों के लिए। हमारे लिए भी यही था कि किन चीज़ों को छोड़कर और किन चीज़ों को मजबूत पकड़ बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं आप लोग किसी के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, किसी की ज्योग्राफी अच्छी हो सकती है, किसी का साइंस पोर्शन, किसी का मैथ्स। तो आप उनमें से भी डिसाइड कर सकते हो कि यार इस पोर्शन पे मुझे अच्छे से वर्क करके पकड़ बना के प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मेरे लिए मैथ्स और साइंस ये पोर्शन बहुत अच्छे रहे और जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है वो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी कोशिश करके मैंने उनको भी तुलनात्मक रूप से ठीक किया। साथ ही साथ साइंस, मैथ्स और इनको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया, इसलिए मुझे प्री निकालने में दोनों ही अटैम्प्ट में दिक्कत नहीं हुई। 2018 का भी दिया था मैंने, उसमें मेंस लिखा था लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था। तो आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ऐसे ही मेंस का जो सिलेबस है पेपर वाइज आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पहले सिलेबस तैयार करें कि फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं और जैसे मेंस का जो सिलेबस है वो पेपर वाइज होता है। 3 पेपर होते हैं जीएस के और एक होता है लैंग्वेज का जिसमें हिंदी और इंग्लिश होते हैं। तो उसमें आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि टुकड़ों में जितना तोड़ेंगे उतना ही आपकी समझ ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के मेंस के लिए आप राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, भारत के संबंध में हो गई, विश्व के संबंध में हो गई। तो इस तरह से आप टुकड़ों में बांटिए उसको और उसको भी और फर्दर ऐसे कर सकते हैं जैसे एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो जितना ज़्यादा आप ब्रेकअप करेंगे सिलेबस का और आपके दिमाग में रहेगा तो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये टॉपिक सिलेबस में है, इसको मुझे पढ़ना है और ये नहीं है, इररिलेवेंट है, इसको मुझे छोड़ना है। तो आप ये स्ट्रेटजी जो मैंने अप्लाई की थी आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सिलेबस ठीक उसी तरह होता है जैसे एक मकान बनाते हैं तो उसमें एक फाउंडेशन जो होती है वो सिलेबस होती है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि सिलेबस में क्या चीज़ें हमें तैयारी के दौरान पढ़नी है तब तक आपकी तैयारी को एक मजबूत पकड़ नहीं मिल पाएगी। उसके बाद दूसरा मुख्य मुद्दा मुझे लगता है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है ना वो बहुत कंसाइज और ऑथेंटिक बुक्स ही होना चाहिए। जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, हमने भी जैसे बुक्स राजस्थान बोर्ड की बुक्स है ज्योग्राफी के लिए उसको प्रीफर किया था। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक थी, सर ने हमें बताई थी, वो एक ही बुक ली, हमने 3-4 बुक नहीं ली, एक ही बुक प्लस सर के जो नोट्स थे, स्टडी मटेरियल था उसी को फॉलो किया। क्योंकि इस तैयारी में ज़्यादातर अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और वो उनका कंप्लीट हो नहीं पाता, पढ़ नहीं पाते और बहुत सारी ऐसी इरिलेवेंट चीज़ें आ जाती है जो कि उनके एग्जाम से जुड़ी हुई भी नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, स्टडी मटेरियल आपका बिल्कुल कंसाइज ऑथेंटिक होना चाहिए। एक से ज़्यादा बुक रेफर नहीं करें, एक अच्छी बुक उसी को बार बार पढ़ें, उसी से आपको
अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसको भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डेली का रिवीजन, वीकली का रिवीजन और मंथली का रिवीजन। जो आपने दिन भर पढ़ा है उसको आप शाम के टाइम कि मैंने सुबह से लेकर क्लास में या घर पे उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। ऐसे ही वीक में एक फ्री दिन, हालांकि फ्री दिन आपको नहीं मिलेगा, पर फिर भी कोशिश करनी है कि वीक में भी आप जो सप्ते भर में आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। उसके अलावा जैसे मंथली का भी एक चार्ट बनाएं कि पूरे महीने में मैंने जो पढ़ा है उसको एटलीस्ट मैं एक बार रिवाइज कर लूँ। तो इससे आपका रिवीजन पे पकड़ बनेगी, और जैसे ही आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे फिर आपको अपने आप ही नोट्स बनाने की एक कला आ जाएगी। और जो मंथली का आप रिवीजन रहेगा, तो मैं तो यही करता था कि मंथली का जो रिवीजन रहता था उसमें नोट्स बनाता था, क्योंकि आपके पूरे महीने का एक आपके पास शॉर्ट मिल जाता था कि ये मैंने पढ़ा है महीने भर में, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि जैसे जैसे आप तैयारी में कंटिन्यू रहेंगे ना, तो जो की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उनको देखते ही आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है और एक दूसरे से कनेक्टिंग रहती है। तो रिवीजन करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि सर ने बताया कि एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठे, क्योंकि इस जॉब की भी एक डिमांड होती है कि आपके पास सुबह कोई व्यक्ति आया, वो कुछ और काम से आया, इसी बीच में कोई आपका बाबू आ गया, वो कुछ और सब्जेक्ट को लेकर आ गया। तो आपको ये इसीलिए तैयारी के अंदर ज़रूरी होता है कि आप स्विच करना सीखें कि इस सब्जेक्ट से इस पे स्विच हो गए। और इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कितने पानी में हो ये उसी से पता चलता है। चाहे वो प्री की तैयारी को लेकर जो MCQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसको हमेशा सीरियस लें। हो सकता है कई बार हमारी तैयारी उतनी नहीं होती कि हम संतुष्ट रहें कि यार मैं टेस्ट देने जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन टेस्ट देना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत सी बार क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था तो कभी तैयारी नहीं हो पाती थी, पर मैं टेस्ट जरूर देता था। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो हमें नहीं आते थे, और जो हमें नहीं आते वो हमें हमेशा याद रहते हैं कि यार क्या हुआ। और ऐसा ही कुछ एक आध क्वेश्चन थे, सर से हमने डिस्कस भी किया था कि सर इसमें ऐसा क्या, और वो हमारे एग्जाम में आ गए और वो हमारा ठीक हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दो, चाहे आपकी तैयारी कम हो। कोशिश तो ये करें कि तैयारी करके दें, लेकिन अगर नहीं भी हो पाती है तो भी टेस्ट को स्किप नहीं करें। ऐसे ही मेंस है, तो मेंस में आपको रिटन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इजीली सामने वाला पढ़ सके, एग्जामिनर पढ़ सके। रेडी टू ईट जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ऐसा ही आपको आपके जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आपको तैयार करके देना है। और आपके जो आंसर्स होंगे उसमें केवल ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकली चलें, आपकी बात को सिद्ध करने के लिए उसमें कुछ फैक्ट्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपकी बात ऑथेंटिक तभी लगेगी जब आपके जवाबों में कुछ फैक्ट होंगे, जैसे कि NCRP का डाटा हो गया, इसी तरह और भी सेंसस का डेटा हो गया। तो आप जब भी अपने आंसर्स लिखें मेंस में, तो कोशिश करें कि उनमें फैक्ट्स जरूर डालें, क्योंकि फैक्ट से ही आपके जवाबों की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। और एक अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो गोल मोल बातें नहीं करें, जैसा कि हम BA और बाकी एग्जाम्स में करते हैं, वैसा यहाँ नहीं चलता। आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके अलावा जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर की मेंस के लिए, जैसा कि सर हमें करवाते थे कि क्वेश्चन दे देते थे आप घर से करके लाओ, तो वो आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक का काम करेगा। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन सेम आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। जब आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो रिवीजन के टाइम आप करते रहेंगे। हमारे एक ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, सर ने हमें अच्छे से तैयार करवाया था, हमारे 10 पॉइंट्स थे, तो हमें वैसा का वैसा एज इट इज़ वहाँ लिख दिया, तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। और जब मैंने अपनी कॉपी चेक करी तो उसमें ऑलमोस्ट 5 में से 4.5 नंबर आए थे। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ें आपके आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको स्किप नहीं करें। सर जो भी आपको होमवर्क दें उसको कंप्लीट करें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है
वो आपके अंदर आप खुद ही अभी से ही एक OLQs बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो धीरे धीरे डेवलप करें। आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपके बोलने का तरीका, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सी नेगेटिव खबरें आती है, तो उनमें आप ऐसी अप्रोच बनाने की कोशिश करें कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे अगर मैं SDM बनूं या मैं डिप्टी SP बनूं या मैं और अकाउंट सर्विस में हूं तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो वो चीज़ें आप डेवलप करोगे तो वो आपके इंटरव्यू में काम आएगी। तो एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए ऑफिसर लाइक, वो धीरे धीरे आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप डेवलप कर सकते हो इस चीज़ को। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो RS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी चुनौती ये रहती है, UPSC में तो एक कैलेंडर फिक्स होता है कि अभी प्री की डेट ये है, मेंस अब होगा, इंटरव्यू ऐसा होगा, लेकिन RS में ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी बड़ा ये रहता था कि यार मोटिवेट कैसे रहें, ऐसी अनिश्चितता की स्थिति रहती है, लेकिन जब करना है तो फिर करना ही है। जब आपने एक बार लक्ष्य बना लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो फिर आप अपनी तैयारी में लगे रहें। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं। अभी जैसे पिछला हम देखते हैं 2023-24 के कंटिन्यू हो गए, तो अब इस बार भी जल्दी आने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को इसलिए नहीं छोड़ें कि पता नहीं यार एग्ज़ाम तो लेट होगा, अभी तो ठीक है कोई नहीं, 2-3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तैयारी, अभी तो ना कोई वैकेंसी आई है। लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है। 2018 का जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें हमारा मेंस का जो परीक्षा थी दिसंबर में होने वाली थी, पर किन्हीं कारणों से वो आगे खिसक गई, जनवरी में हो गई। जनवरी के बाद फिर वो जून में चली गई। अब उसके पीछे क्या कारण थे मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उस दौरान मुझसे क्या गलती हुई कि बीच में मेरी तैयारी स्किप हो गई, 2 महीने में पढ़ नहीं पाया। तो वो जो मेरा बीच का छूटा, वो मुझे जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मैं कंसिस्टेंस रहता तो मैं थोड़े से नंबर से जो इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया तो वो शायद नहीं होता, और 2018 के टाइम में ही मैं सेलेक्ट हो जाता। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी की है इस एग्ज़ाम के लिए। मोटिवेशन भी चाहिए होता है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप अपनी तैयारी को एक अनुशासन के रूप में लेंगे तो ये एक आदत बन जाएगी आपकी। तो केवल मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी तैयारी में डिसिप्लिन ज़रूर बना के रखें। थैंक यू सो मच सर यहाँ बुलाने के लिए। और आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में हो, अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम उन्नति सिंह है और अभी मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ। तो मैं मेरी कॉलेज की डिग्री के साथ में UPSC की तैयारी कैसे करूँ, साथ में मैं 3 इयर्स को कैसे डिवाइड करूँ, पहले क्या करूँ? इसके लिए आप एक अप्रोच कर सकते हैं जैसे सिलेबस। तो आप सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, और आपके जो ग्रेजुएशन के दौरान कौन से सब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट आप अभी से तैयार कर सकते हो। उनमें से ही जो UPSC में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसको आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। उसमें आप ये कर सकते हो, अभी शुरुआत में 4-5 घंटे एटलीस्ट इसके लिए निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड करके ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे प्री मेंस ये दोनों हैं, इनके कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें, प्लस ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें। तो उससे धीरे धीरे करके आपका बेस बनता जाएगा और आगे चल के आपको तो फाउंडेशन के लिए पहले NCERT करनी पड़ती है। आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल जो ऑथेंटिक आपको लगता है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम तो आप NCERT बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपको समय कम मिलेगा, तो आप कंसाइज स्टडी मटेरियल लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेलकम। नेक्स्ट कोई और माइक आगे। गुड मॉर्निंग सर, मैं नव्या अग्रवाल UPSC टारगेट बैच से हूँ और मेरा आपसे सवाल है, what are the mistakes did you observe during your journey and how did you improve or avoid those mistakes? जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें कंसिस्टेंसी को लेकर एक इशू हो गया था कि मैं नहीं रह पाया मेंस की तैयारी के दौरान। तो एक तो आप कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें एग्ज़ाम में,
ऐसा नहीं सोचे कि अभी एग्ज़ाम टाइम है तो मैं अपनी तैयारी बाद में अपन ज़्यादा कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंटरलिंक होता है आपस में। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस से कनेक्टिंग होता है, इसीलिए आप पहली जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार बने रहें, वो मेरे साथ हुआ था। उसके अलावा थोड़ा सा मेरा समय को लेकर भी इशू रहा था कि मैं जॉब के कारण टाइम नहीं दे पाता था प्रॉपर, कभी कभार हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी लग जाती थी। तो आप पूरा एक शेड्यूल बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपकी एक तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये चीज़ें मेरी तैयारी में मुझे कमी लगी। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आयुष तिवारी है। और सर जैसे जैसे प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और पीछे का छूटता जाता है और कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसको कंसोलिडेट कैसे करें और मेंटेन कैसे रखें कि रिवीजन भी प्रॉपर हो सके ताकि एंड में वो बर्डन नहीं करे? देखो, इसमें मैंने जो स्ट्रेटजी यूज़ की वो तो यही थी कि डेली, वीकली और मंथली रिवीजन को इस तरह से करें, और जो मंथली आपका रिवीजन होता है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखें, आपका टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, उसमें से जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप लिख लें, उसको बैठ के आप रिकॉल करें। अगर कोई चीज़ें भूल जाते हैं तो उसको वापस आप बुक से देख सकते हो कीवर्ड के आधार पर। तो कीवर्ड आप एक बार लिखना शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी में मैं समझता हूँ कि इम्प्रूव होगी। सर प्रिपरेशन में आपने पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? जी सॉरी, प्रिपरेशन करते समय आपकी जो डिसीजन मेकिंग और आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो, मतलब क्या पॉइंट्स से जैसे आपने ट्रांसफॉर्म और डिसीजन मेकिंग अपनी मेहनत करी? बिल्कुल। देखो, इसमें ऐसा है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हम देखते हैं कि अभी गर्मी का टाइम है तो हमारे ज़्यादातर समस्या क्या आती है कि पानी की पहुंच गांव में बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो उसके लिए ये है कि ऐसा क्या करें कि ये समस्या अभी उत्पन्न नहीं हो। तो जैसे अभी क्या होता है कि जनवरी या फरवरी में ही हम मीटिंग्स रख लेते थे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मीटिंग्स रख लेते थे पीएचडी के जो इंजीनियर है, तो आपको पहले से ही अनुमान रख के उसका पहले से सॉल्यूशन निकालने का सोचना पड़ेगा। और ये जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपके जो सिलेबस है या फिर और जो टॉपर्स के इंटरव्यू है उनसे भी देख के आप समझ सकते हो कि कैसे धीरे धीरे ये डेवलप होगा आपके साथ। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे और एक इस तरह से सोचेंगे कि सिविल सर्वेंट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, तो अपने आप ही आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि यार ये इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंज ला सकते हो। एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कई बार एग्जाम्पल एक्टिस का पेपर होता है हमारा GS4, उसके अंदर कई बार होता है ना मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है लिखने का और स्पेस बहुत कम होती है, तो स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करें कि आंसर कॉम्प्रिहेंसिव भी लगे और थोड़ा शॉर्ट भी रहे ताकि सारे पॉइंट कवर हो सके? क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए हमको? इसमें हमारे जो एथिक्स में था उसमें जो थिंकर्स है, थिंकर्स की कुछ बातें हैं, जैसे आपने कुछ लिख दिया उसको इतना नहीं मानेंगे, लेकिन किसी लेखक ने कुछ ऐसा बोला है या किसी थिंकर ने ऐसा, उसको कोट करके लिखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा। और ज़्यादातर इसमें तो केस स्टडीज़ हम सॉल्व किया करते थे। केस स्टडी सॉल्व करने से आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है, क्योंकि उसमें समग्रता कैसे आएगी, मतलब समावेशी आपका जवाब होना चाहिए। तो उसके लिए आप केस स्टडी अच्छे से करें तो उससे इम्प्रूव होगा आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र, मैं अभी मेरी 12th हुई है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कोई प्लान बी भी रखना चाहिए या फिर एक ही गोल रख के उसको टारगेट करना चाहिए? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए पहले क्या ज़रूरी है। जैसे बनना तो मैं भी पहले सिविल सर्वेंट चाहता था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि पहले मेरे को जॉब करनी थी, तो मैंने वो चूज़ किया। आपके साथ अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप रख सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। 12th बेसिस कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो आप दे सकते हो, साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये चीज़।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायी शब्द निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। किसी भी संस्था की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके विजन, मार्गदर्शन और नेतृत्व से होती है। और एटीसी को आज जिस ऊंचाई और विश्वास के साथ जाना जाता है उसके पीछे हमारे डायरेक्टर सर का निरंतर परिश्रम और समर्पण है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी एटीसी के निर्देशक अरविंद सर को कि वे मंच पर पधारें और अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें तथा इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से संपन्न करें। थैंक यू एवरीवन। आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की तैयारियां तो हम करीब 1 महीने से ही कर रहे हैं, पर आज के कार्यक्रम से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने मिलती हैं। केवल हमारे गेस्ट के कहे गए शब्द ही नहीं, कार्यक्रम किस तरह से आयोजित हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उसने हमको एक अफसर के जीवन में क्या संकट आ सकते हैं उनके बारे में भी सीखने को मिला है। जैसे हर्षवर्धन जी हैं, उनके साथ में क्या संकट रहा। रात को 1 बजे वॉइस नोट था मेरे पास में कि वो सीएम विजिट है आज कड़ेल पुष्कर में, तो उनको अर्जेंटली जाना पड़ेगा, तो वो नहीं आ पाएंगे। पर फिर भी उन्होंने समय निकाल कर थोड़ा सा प्रीपोन करने का मेरे को निवेदन किया। हमने भी कोशिश करी, अधिकतम जितने कॉल कर सकते थे कि सब तक कॉल कर सूचना पहुंचाएं और सब यहाँ पहुंच पाएं। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकती हैं। ये समस्या तो सर्विस की थी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसा सुबह ऐसी बात हुई थी, सब एकदम निराश हुए कि वो नहीं आ सकते या नहीं आ पाएंगे। तो जब सब निराश हुए तो मैंने उनको यही बोला कि ये तो ड्यूटी की बात है, ड्यूटी तो हो ही सकती है, इसमें तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, सबको ही समझेंगे। पर अगर किसी का स्वास्थ्य भी एंड मोमेंट पे खराब हो जाए तो हम क्या बदल सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो हमको हमेशा आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम की तैयारी कर चुके, पूरी तैयारी हो गई, आप एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में ही कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं हो, और हो तो भी मानसिक या शारीरिक रूप से आप पे कोई संकट आया। उस परिस्थिति में भी, या आप पे नहीं तो आपके परिवारजन पर आया, उस परिस्थिति में भी दिमाग और मन दोनों को शांत, स्थिर और संतुलित रखकर कैसे काम किया जाता है, आज की इस परिस्थिति ने हमको ये सीखने का अवसर दिया। संख्या कम रही, हमारे पास 100 के आसपास लोग आने के लिए रजिस्ट्रेशन था। मैं अभी अपना फोन देख रहा था तो उसमें भी 4 मैसेज थे कि आई वांट टू रजिस्टर फॉर दिस सेमिनार। सुबह आए होंगे पर मैं एड्रेस नहीं कर पाया। वही परिस्थिति धर्मेंद्र जी के साथ भी रही। उनकी एजुकेशन कोई डिपार्टमेंट में, मतलब एग्जाम की कोई ड्यूटी थी जिसमें रिजर्व में ड्यूटी थी पहले, पर क्योंकि सीएम विजिट अजमेर हुई तो कई सारे आरएस ऑफिसर्स को पुष्कर भेजा गया, तो जो रिजर्व ड्यूटी में थे उनको मेन ड्यूटी में आना पड़ा, तो उनको भी अब जल्दी निकलना होगा, ऐसा रहा। तो ऐसा हो ही सकता है कि आपकी सारी तैयारी होने के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिले, ऐसी परिस्थितियां न रहें कि आप जो चाहते थे वैसा हो पाए, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, हम अपना काम कर सकते हैं। क्या फल मिलेगा ये हम नहीं जानते, पर हम जिन भी परिस्थितियों में रहें उनको एक चुनौती की तरह मानकर, परिस्थितियां खराब भी हों, चुनौती भी आए, संकट भी आए, उसमें भी बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं वो कर लें। आज की इस सिचुएशन ने मुझे तो सीखने मिला ही, पर सबके लिए भी एक मैसेज है कि कैसे एसपी साहब को तुरंत जाना पड़ा, उनको भी, पर उन्होंने भी उसमें समय निकालकर इतना स्नेह मेरे साथ उनका रहा है पिछले कुछ दिनों में, जब से वो अजमेर आए हैं और अजमेर आने से पहले भी, तो इतना स्नेह रहा है कि उन्होंने बोला कि मैं अगर आप कहो तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ वहाँ आकर, जो आप बच्चों को सुना देना, दिखा देना, या मैं आ जाता हूँ अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो उन्होंने उस बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करी कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। मैं सीएम विजिट भी नहीं टाल सकता,
आज आप भी यदि उनकी जगह होंगे तो ऐसा ही होगा, या आप भी धर्मेंद्र जी की जगह होंगे तो भी ऐसा ही होगा। दोनों के साथ मेरा बहुत अच्छा स्नेह सब कुछ है, पर फिर भी ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम सबको समझकर चलना होता है और सीखने को भी मिलता है। तो आप लोगों को उनके अनुभव से, उनके शब्दों से बहुत सारी चीज़ें और आज की इन परिस्थितियों से भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी को एक मार्गदर्शन और एक दिशा मिलेगी। हमने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के बाद में एक काउंसलिंग का व्यवस्था भी रखी है, जो पर्सनल काउंसलिंग की है। आप में से जितने लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं वो पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, RAS की करना चाहते हैं, मीडियम इंग्लिश में करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, किसी भी मीडियम में हो, आप दोनों तीनों एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अपना यहाँ पर पर्सनली 1-to-1 हमारे काउंसलर और टीम से बात कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो वो आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी देंगे, एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ के बैचेस वाले की डिटेल भी, जो भी जानकारी आपको चाहिए होंगी वो सब प्रदान करेंगे। नए बैचेस कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि UPSC के लिए भी IAS का और RPSC RAS के लिए स्पेशल बैच है, जो कि 2026 की आने वाली वैकेंसी में आपकी मदद करेगा। तो पिछले रिजल्ट्स तो आपको अभी तक हमारे पता चल ही गए होंगे कि 2021 और 23 में हमारे यहाँ से विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आप में से जितने लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग पर्सनली हमारे काउंसलर से मिलकर एक बार ब्रोशर और आपका सिलेबस और डिटेल्स एग्जाम की और प्लस बैचेस की वो भी ले लें, और कोई भी क्वेरी और बची हो तो उसको भी आप वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए और इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी दोनों जन ने आप समय निकाला। हर्षवर्धन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो यहाँ भी उपस्थित नहीं है, निकल गए हैं, पर उनका भी धन्यवाद और धर्मेंद्र जी का भी धन्यवाद कि आपने इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी मेरे लिए और ADC के लिए समय निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी पधारे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, एक बार जब गेस्ट विदा होंगे उसके बाद उस वाले ब्लॉक के अंदर, जो सामने वाला ब्लॉक है, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग की व्यवस्था रहेगी। तो जो भी सब मिलना चाहते हैं सामने मिल सकते हैं, मैं भी वहीं उपलब्ध रहूँगा। मेरे से भी आप कोई संवाद करना चाहते हैं तो सामने ही हम मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अरविंद सर से आग्रह करना चाहूंगी कि वे पधारे एवं धर्मेंद्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए आपका